हेलो प्यारो, वेलकम। आज हम लोग इस सेशन में जो काम करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इसका वेरिफिकेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस तरह क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि वेरीफाई करिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन बहुत, हम बिल्कुल उसको उस फॉर्म में लिख रहे हैं कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो हमारे पास क्या दिया गया है, गिवन हमें एक कोई वेक्टर क्वांटिटी दी गई है। वेक्टर क्वांटिटी इस तरह से एक्स क्यूब माइनस वाई जेड आई कैप प्लस वाई क्यूब माइनस जेड एक्स जे कैप प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई के कैप, इस तरह से दिया गया है। और कंसीडर अ क्यूब बाउंडेड बाय सरफेस, कंसीडर अ क्यूब बाउंडेड बाय प्लेन्स हैं। प्लेन कैसे कैसे हैं, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, y बराबर 0, y बराबर 1, z बराबर 0, z बराबर 1, इन प्लेनों से घिरा हुआ है। तो आप देख रहे हो 6 प्लेन दिए गए हैं। अब आपको मालूम है कि क्यूब जो होता है उसमें 6 प्लेन होते हैं। तो चलिए एक क्यूब बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें। ये हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको एक क्यूब बनाना है। तो इस तरह से आपने एक क्यूब बना लेना है। जस्ट अ मिनट, यहाँ मैं क्यूब बना लेता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, सो इट्स अ गुड, नॉट वेरी परफेक्ट बट इट्स गुड। सो अब आपके पास यहाँ पर इसमें भरने के लिए क्या है कि जैसे ये है, इसका एक्सिस 0 0 0 ओरिजिन होगा। तो मान लो कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, सपोज़ ये वाई एक्सिस है और सपोज़ ये जेड एक्सिस है। तो ये कहाँ तक कट रहा है, 0 से लेकर के 1 तक। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है। तो ये जो पूरी लंबाई है ये 1 यूनिट की है, जैसा कि यहाँ दिया गया है x बराबर 1। ऐसे यहाँ कट कर रहा है तो ये 0 है, 1 है, 0 है। ऐसे यहाँ कट कर रहा है तो 0 है, 0 है और 1 है। तो ये 3 हो गए। अच्छा, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पर y आपका क्या हो जाएगा, यहाँ y 1 रहेगा और z भी 1 हो जाएगा, चूँकि अब ये भी आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपके पास जो है x भी 1 है, y 0 है, z 1 है। ओके, और कहाँ जा सकते हो, अगर आप यहाँ आओगे तो यहाँ पर आपका x 1 है, y 1 है, z 0 है। ये जो पोर्शन है 1 1 1 होगा। तो इस तरह से इसके जो 8 कॉर्नर है क्यूब के वो हमने बना लिए। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, सोल्यूशन को जब बनाएंगे तो हम देखेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बेसिकली जब सरफेस एलिमेंट के टर्म में अगर इंटीग्रेशन है तो उसको वॉल्यूम एलिमेंट के टर्म में वो कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लो आपके पास कोई वेक्टर f है, उसको वेक्टर s के साथ किसी सरफेस पे इंटीग्रेट किया गया है, तो ये एक्चुअली किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ, और जबकि आपने वॉल्यूम एलिमेंट डी भी लिया है। देख रहे हो ये स्केलर नंबर है, तो ये डेल डॉट एफ एक स्केलर क्वांटिटी होगी। डेल डॉट एफ स्केलर होती है, स्केलर इंटू स्केलर स्केलर, तो वेक्टर स्केलर का कोई यहाँ इशू नहीं है। हम वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम इस वॉल्यूम वाले हिस्से का इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर 6 जो सरफेसेस हैं उन सरफेसेस के लिए इन बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल करके अपना काम करेंगे। तो देखिए भाई कैसे करते हैं। अब हम वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं डेल डॉट एफ और वॉल्यूम डी वी पर। आपको मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम डी वी को आप डी एक्स डी वाई डी जेड के इस तरह के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो चलो भाई, सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप, डेल बाई डेल वाई ऑफ जे कैप, डेल बाई डेल जेड ऑफ के कैप, और इधर क्या है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई जेड आई कैप प्लस
वाई क्यूब जेड एक्स जे कैप प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई के कैप, ये है हमारे पास। और ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम एलिमेंट डी भी है। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई जेड, डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई क्यूब, प्लीज़ क्यूब देख लीजिएगा, वाई क्यूब माइनस जेड एक्स, डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड क्यूब एक्स वाई, और इसके बाहर जो इंटीग्रेशन है वो आपका वॉल्यूम पर है। तो हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, एक्स किस पे अप्लाई होगा, सिर्फ इस पे, तो यहाँ से आएगा 3 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई पे अप्लाई होगा तो जाएगा 3 टाइम वाई स्क्वायर प्लस ये इस पे अप्लाई होगा तो जाएगा 3 टाइम जेड स्क्वायर। जस्ट इतना ही रहेगा यहाँ पर, और तो मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पर नहीं रहना है ना। आई होप इसमें और कुछ नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से ये सही लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे। इंटीग्रेशन को हमें पूरा एक्सपैंड करके आगे बढ़ाना है। तो एक काम ऐसा आप कर सकते हो एक काम आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे करो, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है आपका, तो आप ऐसे करोगे 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, और यहाँ आपको कर देना है dx dy dz। ठीक है, और आपको अब क्या करना होगा, अब आपको ये करना पड़ेगा, आप इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन कर दो और इसे लिख दो ऐसे 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3z स्क्वायर। ट्रिपल इंटीग्रेशन कर दिया आपने और इस तरह से कर दिया, और फिर यहाँ कर दो dx dy dz, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ x y z की लिमिट क्या रखोगे, तो x y z की लिमिट अब ऐसे रखोगे 0 से 1, x भी वेरी कर रहा है पूरे वॉल्यूम पे, 0 to 1 y भी कर रहा है, 0 to 1 z भी कर रहा है, और ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा 3x स्क्वायर dx dy dz प्लस ये 3 लिमिट है सबकी, ऐसे ही 3y स्क्वायर dx dy dz प्लस ये 3 इंटीग्रेशन हो जाएंगे 1 1 1 पे, और 3z स्क्वायर dx dy dz। फिर हम क्या कर पाएंगे आगे, हम यहाँ पर ऐसे लिख पाएंगे कि 3 बाहर हो गया और 0 से 1 3x स्क्वायर dx लिख दें, और 0 से 1 dy कर दें, 0 से 1 dz कर दें। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस चीज़ को हमने यहाँ पर इस तरह से डिफ्रेंशिएट, मतलब एक अलग से इसको बना दिया है। आई होप आप ये समझ पा रहे होगे, यही पूरी चीज़ है, ये जो पूरा टर्म है इसको हमने ऐसा कर रखा है। अच्छा, फिर आगे क्या होगा, फिर ऐसे ही 3 वहाँ से बाहर निकलेगा, खैर 2 बार 3 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 3y स्क्वायर dy कर दें 0 से 1 लिमिट पे, और 0 से 1 पर dx कर दें, 0 से 1 पर dz कर दें। फिर ऐसे ही 0 से लेकर के 1 तक हम 3z स्क्वायर कर दें, dz कर दें, 0 से 1 तक dx कर दें, 0 से 1 तक dy कर दें। कौन पहले कर रहे हैं कौन बात कर रहे हैं, इसका कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो यहाँ से जाएगा 3x क्यूब बाई 3, लिमिट है 0 से 1, यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी y 0 से 1, यहाँ लिमिट हो जाएगी z 0 से 1, ये सारे इंटीग्रेशन। ऐसे यहाँ पर भी 3y क्यूब बाई 3 0 से 1, फिर x की वैल्यू 0 से 1, z की वैल्यू 0 से 1, यहाँ पर 3z क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से 1, x की लिमिट 0 से 1, y की लिमिट 0 से 1। फिर क्या होगा, ये 3 3 कट जाएगा यहाँ से,
तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ बचेगा 1 माइनस 0 यानी 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 सब 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये 3 3 कट जाएगा, वाई क्यूब की वैल्यू 1 रखोगे इंटू 1 इंटू 1 तो यहाँ से 1 मिलेगा। फिर यहाँ पर 3 3 कट जाएगा, जेड की वैल्यू 1 रखोगे, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 तो यानी कि 1। कुल मिलाकर के जोड़ जमा आ गया 3 है ना। तो इस तरह से 3 आ गया। तो आपको क्या मिला कि ये जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का जो राइट साइड वाला हिस्सा है ये किसके बराबर हो गया, 3। पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन 3 आ गया। अब अगला आपके पास मसला ये रहेगा कि जो सरफेस वाला टर्म है जिसमें कि 6 सरफेसेस को हमें देखना है, उन सरफेसेस में सबको हम 6 सरफेस का ये सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि उसकी वैल्यू भी 3 ही आएगी। सारे सरफेसेस का इंटीग्रेशन जोड़ने के बाद वैल्यू 3 आएगी। 3 आ गई तो हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो नाउ अब आपके पास है सरफेस इंटीग्रेशन f.ds। अब इसमें आपके पास 6 सरफेसेस हैं, ठीक है, 6 सरफेसेस हैं। चलो ऐसा करते हैं, हम कुछ नाम दे देते हैं। जो सबसे बॉटम वाली सरफेस है क्या करें, इसमें हम कैसे नाम दें, चलो बॉटम वाली जो सरफेस है उसको सरफेस नंबर 1 कह दें, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, ये जो साइड वाली सरफेस है 2 कह दें। उसके बाद फिर क्या करें, ये जो आपके पास टॉप वाली सरफेस है 3 कह दें और फिर ये वाली सरफेस को 4 कह दें। तो हम ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यहाँ से गए फिर इस पे गए फिर इस पे गए फिर इस पे गए, ये हो गए। तो 1 2 3 4 ये हो गया। उसके बाद क्या करें, 5वें नंबर पे ऐसा करते हैं, जो फ्रंट वाली सरफेस है, जो फ्रंट वाली उसको 5 कह देते हैं और जो बैक वाली उसको 6 कह देते हैं। तो फ्रंट वाली ये है, बैक वाली ये है। इस तरह से हमने नामकरण कर लिए, ठीक है ना, नामकरण हमने कर लिए यहाँ पर। तो अब हमारे पास क्या होगा, यानी कि जो पूरा सरफेस इंटीग्रेशन है बेसिकली ये 6 सरफेसेस के सम के बराबर होगा। तो आपका सरफेस 1 हो जाएगा, उसके लिए आपको f.ds निकालना है। फिर ऐसे ही सरफेस 2 हो जाएगा, उसके लिए f.ds निकालना है। ऐसे ही सरफेस 3 हो जाएगा, सरफेस 4 हो जाएगा, सरफेस 5 हो जाएगा, सरफेस 6 हो जाएगा। तो आपको इन सारे 6 सरफेसेस के लिए ये सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने होंगे। अब हम इनको बारी बारी से करेंगे, इससे पहले सरफेस के बारे में, फिर दूसरी सरफेस के बारे में, तीसरी चौथी पांचवी छठी, इस तरह से होंगे। तो ये है तो लंबा सवाल, और अगर आप इसको कर रहे हैं तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा, और लेकिन नंबर इसके पूरे मिलते हैं। इस प्रयास के आपको नंबर दिए जाते हैं कि बालक ने कितना प्रयास कर लिया है। तो इसकी वैल्यू हमें क्या निकालनी है, तो आप पहले देखो फॉर दिस सरफेस कंडीशन निकाल लें। फॉर दिस सरफेस, इस सरफेस के लिए क्या है, ये जो सरफेस है जरा देखो यहाँ पर, ये जो सरफेस है आपका, इस सरफेस का जो पहली सरफेस है ये केवल x और y वेरिएबल है यहाँ पर। इसके लिए z कितना है, 0 है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसके लिए z की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, इसका नॉर्मल कैसा होगा, तो नॉर्मल जो होगा इसकी सरफेस से इस तरफ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं हमेशा नॉर्मल। जैसे इस पहली सरफेस का नॉर्मल इधर होगा, दूसरी सरफेस का नॉर्मल इधर होगा, तीसरी सरफेस का नॉर्मल आउटवर्ड होगा, चौथी सरफेस का नॉर्मल इस तरफ होगा, पांचवी सरफेस का नॉर्मल बाहर की तरफ होगा, छठी सरफेस का नॉर्मल उधर पीछे की तरफ होगा। तो आपको ये नॉर्मल भी देखने हैं, क्योंकि सरफेस में तो ds वेक्टर होता है। तो फॉर दिस सरफेस आप पहली बात तो क्या लिखोगे, पहली बात तो लिखोगे कि z इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि जो dz होगा वो तो आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद जो सरफेस का नॉर्मल है, वो सरफेस का नॉर्मल किधर है, जरा देखिए एक बार फिर से डायग्राम को। सरफेस का नॉर्मल जो है वो नीचे की तरफ है। तो अगर z की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर k कैप है तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस k कैप, नीचे की तरफ है ना, तो माइनस k कैप हो जाएगा। तो आपके पास जो नॉर्मल है वो हो जाएगा माइनस k कैप, ठीक है। अब जो सरफेस बचा, अब जो आपका सरफेस बचा उस सरफेस में क्या क्या वेरी कर रहा है, इस सरफेस में या x का वेरिएशन हो रहा है और y का वेरिएशन हो रहा है। यानी कि इस सरफेस को बनाने में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के एलिमेंट इस्तेमाल हुए हैं, dx और dy। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो आपका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप पहली सरफेस के लिए f.ds को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप जो सरफेस इंटीग्रेशन ले रहे हो, अभी सरफेस इंटीग्रेशन है फर्स्ट का, तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें आपके पास जो टर्म है उसमें आपके पास x क्यूब है
और जस्ट लेट मी राइट दिस, एक्स क्यूब है माइनस वाई जेड है, अभी लिख देते हैं हम सारा, वाई जेड है, आई कैप है, फिर है, अब इसको मैं स्किप कर सकता था, आगे मैं स्किप कर भी दूंगा, लेकिन अभी मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ। जेड एक्स है, जे कैप, फिर क्या है, फिर है जेड क्यूब माइनस एक्स वाई है, ठीक है। और आपके पास वेरिएबल के रूप में केवल डी एक्स और डी वाई बचे क्योंकि डी जेड तो जीरो है। अब देखो एक चीज़ ध्यान समझना, यहाँ पर जेड जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, जेड जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, जेड जीरो है तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो क्या क्या बचा ये कि सरफेस में आपके पास बचा एक्स क्यूब आई कैप, यहाँ से क्या बचा प्लस वाई क्यूब जे कैप, और यहाँ से बचा माइनस एक्स वाई, यहाँ के कैप होगा, छूट रहा था के कैप, और सरफेस इंटीग्रेशन में आपके पास है डी एक्स डी वाई, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास टर्म बचे। अच्छा एक चीज़ और है डी एक्स, अच्छा देखो एक चीज़ गड़बड़ हो गई, हमने डी एक्स डी वाई तो लिख दिया लेकिन उसका यूनिट वेक्टर नहीं लिखा, उसका यूनिट वेक्टर होगा माइनस के कैप। क्यों? क्योंकि हमने इंटीग्रेशन में डी एस लिखा है वेक्टर, अब जो डी एस लिखा है तो इसका मतलब है कि हमें इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा और डी एस लिखना पड़ेगा। इसको तो लिख दिया डी एक्स डी वाई और एन को लिख देना है माइनस के कैप, तो आपके पास ये माइनस के कैप है, डी एक्स डी वाई है, डन। माइनस के कैप ये यहाँ पर रहेगा, और ये कैसा होगा, अरे बाप रे बाप देखो छूट रहा है, डॉट प्रोडक्ट होगा, जो कि यहाँ डॉट है ना, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आपके पास रहेगा। अब मैं इसको, मुझे फिर से इसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक बार मैं यही कर देता हूँ। जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई डॉट के ये जीरो हो जाएगा, जे डॉट के जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास डॉट प्रोडक्ट में बचेगा माइनस एक्स वाई इंटू के डॉट के, और इसका माइनस और इसका माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ बचेगा के डॉट के तो 1 हो गया, आपके पास बचेगा सरफेस इंटीग्रेशन एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई, एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई। तो फिर ये अब हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि जो पहला सरफेस है उसके लिए एफ डॉट डी एस जो है वो किसके बराबर है, 0 से 1 है डी एक्स, 0 से 1 है वाई डी एक्स वाई डी एक्स डी वाई। जरा कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप जैसे 0 से 1 करोगे, एक्स रखा और y का इंटीग्रेशन कर दिया तो y हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 dx रह जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 1 ये हो जाएगा 1 बाई 2 और x इंटू 1 dx, तो 1 बाई 2 0 से 1 एक्स डी एक्स, चूँकि वाई स्क्वायर 1 है तो वो तो 1 हो जाएगा। फिर क्या हुआ, इसको किया तो 1 बाई 2 था, और फिर एक और 1 बाई 2 आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 से 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इंटीग्रेशन करोगे तो ये जाएगा 1/4, 1/2 1/2 1/4, 1/4 यहाँ से आ गया, मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। तो हाँ 1/4 आ गया, एफ डॉट डी एस 1/4 आ गया। चलो ठीक है, अब हम दूसरे सरफेस की बात करते हैं। तो दूसरे सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे सरफेस के लिए जरा देखें हम, फिर से हमें जाना पड़ेगा उस डायग्राम पर। देखें दूसरा सरफेस जो है, इस सेकेंड सरफेस के लिए क्या है आपका, तो सेकेंड सरफेस के लिए ये जो ये वाला सरफेस है, ये तो है सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए हमारा y जो है वो 1 है, y इक्वल टू 1 है, और क्या क्या वेरी कर रहा है, अगर y 1 है तो सिर्फ वेरी कर रहा है x और वेरी कर रहा है z, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ देखें क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू 1, तो dy हो गया 0,
और जो हमारा नॉर्मल है उसका क्या होगा, नॉर्मल जो है ये जो रेड कलर का नॉर्मल है ये किस दिशा में है, ये जेड कैप की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा जो नॉर्मल है वो हो जाएगा प्लस जे कैप डायरेक्शन में, और हमारा जो डी एस होगा उस पर आपके पास डी एक्स होगा, डी वाई होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस वाई जेड आई कैप प्लस वाई क्यूब माइनस जेड एक्स जे कैप प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई के कैप, और इधर बाहर क्या हो गया, बाहर हो जाएगा जेड कैप जे कैप डी एक्स डी वाई। ये आपके पास आ गई वैल्यू। वाई की वैल्यू 1 रख दो। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 रख दोगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सब y की वैल्यू 1 कर देनी है। तो आपके पास आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस जेड आई कैप प्लस वाई क्यूब माइनस जेड एक्स रहेगा ऐसे ही, जे कैप प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स के कैप, और बाहर है आपके पास जे कैप डॉट प्रोडक्ट के साथ में डी एक्स डी वाई। तो जब जे डॉट जे होगा तो केवल यही टर्म बचेगा, बाकी ये टर्म तो जीरो हो जाएंगे। तो आपके पास सरफेस इंटीग्रेशन में आगे बचेगा वाई क्यूब माइनस जेड एक्स जे डॉट जे इंटू डी एक्स डी वाई, यानी कि आपके पास सरफेस इंटीग्रेशन में हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1, और क्या हो जाएगा वाई क्यूब माइनस जेड एक्स डी एक्स डी वाई। नहीं, मेरे ख्याल गड़बड़ में कर रहा हूँ क्या, डी एक्स डी वाई नहीं होगा ना, यहाँ पर होगा, एक मिनट, just let me show dx dz, oh god, dx dz, this is my mistake। अगले उस पर फिगर है तो इस वजह से शायद ये नहीं दिख रहा, तो dx dz हो जाएगा। इसको प्लीज़ रेक्टिफाई कर लीजिएगा आप लोग भी, dx dz। तो अब क्या हुआ, हमारे पास 0 से 1 वाई क्यूब डी एक्स डी जेड। ओके, वाई क्यूब की वैल्यू भी हम 1 कर देंगे, माइनस 0 से 1 जेड एक्स डी एक्स डी जेड। तो यहाँ से अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये तो हो गया आपके पास 1, वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से जस्ट डी एक्स डी जेड, तो ये डबल इंटीग्रेशन यहाँ भी रहेगा, डबल इंटीग्रेशन तो यहाँ भी रहेगा, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 0 से 1 तक, z की वैल्यू 0 से 1 तक, माइनस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 0 से 1 तक, और यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 तक। तो यहाँ से आपके पास बचेगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2, तो जाएगा 1 माइनस 1/4, डेट इज़ 3/4। तो ये वैल्यू इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 3/4। तो हमारी पहला सरफेस जो है उसकी वैल्यू आई 1/4, फिर दूसरा सरफेस इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। अच्छा, अब मैं यहाँ पर, चूँकि क्वेश्चन लंबा हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे फर्स्ट सरफेस की 1/4, सेकेंड सरफेस की 3/4, ऐसे ही थर्ड सरफेस की हो जाएगी 1/4,
फोर्थ सरफेस की हो जाएगी 3/4, फिफ्थ सरफेस की 1/4, सिक्स्थ सरफेस की 3/4। तो इस तरह करने से हमारे पास हो जाएगा 3/4। इन सारे 1/4 1/4 1/4 को ऐड करोगे तो हो जाएगा। और एक हो जाएगा या फिर ये भी इसको ऐसे समझ लो, 1/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा 4/4, यानी कि 1। तो इसका 1 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे इसका 1 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे इसका 1 हो जाएगा, और सब जोड़ जमा होकर के 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। और यही 3 ही तो प्रूफ करना था हमने। जो पिछला हमारा जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन जब हमने किया था, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में भी तो यही आया था ना। वॉल्यूम इंटीग्रेशन में हमने देखा था कि इसकी वैल्यू 3 आई थी। देखो हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था अल्टीमेटली 3 किया था। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ कर देंगे कि क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी 3 आई और वॉल्यूम इंटीग्रेशन की वैल्यू भी 3 है, सो दिस प्रूव द डाइवर्जेंस थ्योरम। इस तरह से मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। इट विल बी वेरी लेंदी फ्रॉम माई रेंडरिंग कैपेसिटीज़। सो यहाँ पर हम लोग इस तरह से कर लेंगे। अब दिस इज़ आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको सॉल्व करिएगा फर्दर। F3 के लिए भी, फिर आपको F4 के लिए भी, फिर आपको 5 के लिए भी, फिर आपको 6 के लिए भी, एंड देन अल्टीमेटली यू विल फाइंड दिस सीरीज़ की 1/4 + 3/4 + 1/4 + 3/4 + 1/4 एंड +3/4। तो इस तरह से आपके पास 3 3/4 के टर्म, 3 1/4 के टर्म, और अल्टीमेटली आपको 3 मिल जाएगा और आपका प्रूफ हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा जुडिशली आपको थोड़ा सा मतलब प्रॉपर तरीके से आपको ये देखना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट के साथ कि क्या इस तरह के प्रश्न आप हल कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि मुझे जो लगता है अगर मैं इसको बिल्कुल पूरी तरीके से करूं और सारे टर्म आपके थोड़ा सा परिचित सा आ जाए तो आपको ये कम से कम 20 मिनट तो लेगा ही, मेरे ख्याल से। ये एक 20 मिनट का क्वेश्चन है विद प्रॉपर स्पीड। कई बार क्या होगा मसला आपके सामने, जानते हो कहाँ आएगा बच्चों? मसला आपके सामने आएगा कि ये कुछ बेढंगा सा हो सकता है मिल जाए। ये जो टर्म है ये कुछ ऐसे टर्म मिल जाएं जो कि शायद आपने कभी उस तरह के टर्म पहले ना किए हों, इस यहाँ तो खैर एक क्वेश्चन ये था, इस तरह का भी क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वेरीफाई गॉस लॉ में। तो अगर आपने इस तरह क्वेश्चन नहीं किया है कभी, इस तरह का क्वेश्चन नया मिल गया तो हो सकता है आपको थोड़ा हड़बड़ाहट हो जाए, बट आपको हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पेपर इस तरह के टफ नहीं बनते हैं। आपको बस ये है कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के हिसाब से आपको काम करना है। सो इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हो। मुझसे कुछ बच्चों ने, एक शायद मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, उसने कहा था कि सर क्यूब वाले क्वेश्चन कराइए। तो बच्चों क्यूब वाले क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं बहुत ही कठिन तो नहीं होते हैं, हाँ ट्रिकी होते हैं। कंडीशंस डायग्राम दिखा दो। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ। आपको मान लीजिए सपोज आपके पास समय नहीं है, कम है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन तो आप निकाल सकते हो ना, डॉट प्रोडक्ट लेना है वो निकाल लो, इसका एक डायग्राम बना दो, उसके बाद एफ और डायग्राम बना दोगे, और जैसे हमने 2 निकाला है ये करके, और फिर सिमिलरली वी कैन शो दैट 3 के लिए 4 के लिए इस तरह कर दो, एंड देन राइट दिस एंड देन राइट द आंसर। दिस मतलब ये भी एक तरह का बात हो जाएगा कि हाँ टाइम की वजह से ऐसा नहीं हुआ। वॉल्यूम इंटीग्रेशन किया है, डायग्राम बनाया है, आपने इस तरह की बाउंड्री कंडीशन लिख दी। ये बाउंड्री कंडीशन अगर चाहो तो 6 बाउंड्री कंडीशन लिख दो। एक टेबल बना दो सरफेस 1 के लिए आप लिख दो y बराबर, सरफेस 2 के लिए y बराबर दिस, dy दिस, n इज दिस। सरफेस 3 के लिए आप लिख दो, सरफेस 4 की लिख दो। आप एक टेबल बना के 6 की कंडीशन लिख दो, ठीक है। 2 निकालो, 1 और 2, और फिर उस हिसाब से बता दो कि फर्दर ये होगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर कर लोगे एंड प्रोबेबली यू विल गेट 60 to 70% ऑफ द मार्क्स। आप गलत नहीं होगा कि 0 हो जाएगा ना, कभी नहीं। आपको 50% से ऊपर 60-70% मार्क्स होगा। अगर मैं कहूँ तो मैं तो इसको 80% तक भी मार्क्स दे सकता हूँ, क्योंकि
ह्यूमन कैलकुलेटर थोड़ी हमें चेक करना है कौन कितना अच्छा ह्यूमन कैलकुलेटर है, हमें तो ये चेक करना है कि वो जो छात्र है उसकी समझ कितनी है। ठीक है, टाइम का कुछ कंस्ट्रेंट हुआ होगा, इस वजह से उन्होंने नहीं कर पाए, बट वो स्टूडेंट समझ रहा है कि बाउंड्री कंडीशंस है, ये फिगर है और ये प्रूफ करना है, तो आपकी समझ ये मालूम है कि आपको करना क्या है, एंड देन यू विल गेट गुड मार्क्स। तो इसलिए घबराना नहीं है, पैनिक तो कतई नहीं होना है, अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना है और इस तरह से आपको ये सवाल हल करने हैं। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन, एक आध दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस तरह के बहुत ही क्वेश्चन हैं आपके पास, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे और मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि बिना घबराए हुए आपको ये सब कुछ हल करना है और नर्व्स को अपने कंट्रोल रखिए और कोई निगेटिव थॉट ना करो, अगर फेल हो जाएंगे तो फिर दोबारा बैक नहीं क्लियर होगी, बहुत मुश्किल से क्लियर होती है। अरे तो उतना क्यों बुरा सोच रहे हो, है ना, उतना ना बुरा सोचो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये कहता है कि सोच सोच के ही हम ये बुराइयां अपनी तरफ खींच लाते हैं। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जितना समय बचाया है हमने उसमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको एक वेक्टर दिया गया है ए एक्स माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स प्लस वाई जे कैप, और इवेलुएट करवाया गया है आपसे, इवेलुएट कराया गया है कि आप एक करिए ए डॉट डी आर, एक लाइन इंटीग्रेशन है, और ओवर द पाथ सी, और पाथ सी हैविंग जो पाथ सी है उसके साथ क्या क्या है, उसी कंडीशन है कि आपको y इजिकल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, x इजिकल टू वाई स्क्वायर दूसरा पैराबोला है। तो ऐसा कुछ है कि दो पैराबोला हैं, इन दो पैराबोला के दौरान एक कुछ पाथ बन रहा है, एक ऐसा पाथ है जो इन दोनों पैराबोलाओं के में कॉमन है, तभी तो एक क्लोज पाथ बने, वरना पैराबोला तो एक ओपन सा होता है ना, पैराबोला ऐसा होता है, इसमें तो एक ओपन सा है, यहाँ से गए यहाँ तक बना, बट एक सी है, क्लोज पाथ है, ये जो सर्किल बना है इसका मतलब क्लोज पाथ है। तो क्लोज पाथ कैसे बनेगा, क्लोज पाथ बनने का जरा मसला है, जरा समझो क्या होगा कि आपके पास ये एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक आपकी वाई एक्सिस है, फिर आपने क्या किया इसमें कि आपने एक ऐसे पैराबोला बनाया, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर पर, ये पैराबोला है हमारे पास y इजिकल टू एक्स स्क्वायर का, और फिर आपने क्या किया, एक पैराबोला ऐसे बनाया, ये वाला x इजिकल टू वाई स्क्वायर का, और देखो इन दोनों पैराबोला के द्वारा एक क्षेत्र है जो घेरा गया है, ये वाला जो क्षेत्र है ये दोनों पैराबोला के द्वारा घेरा गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसे कि हमारा कन्वेंशन है, तो हमने इस यहाँ O से चले और मान लो A पॉइंट O से A तक गए और फिर A से O तक आ गए, तो ये हम पाथ मान ले P1 पाथ है, ये पाथ P2 है, तो एक बार पाथ P1 से गए A तक और फिर P2 से लौट आए O तक। तो हमें इस क्लोज पाथ, अब एरिया से कोई मतलब नहीं, इस क्लोज पाथ के लिए हमें अपना लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, यही ये मकसद है हमारा, यही हमारा मूल प्रोसेस है। तो चलो भाई करते हैं। तो हमें क्लोज इंटीग्रेशन लिखना है, तो वेक्टर ए डॉट डी आर ये हमें कैलकुलेट करना है ना, ये सवाल तो ये दिया गया है, ए डॉट डी आर निकालना है। मालूम होना चाहिए आपको सबसे पहले एक्स माइनस वाई आई कैप है, एक्स प्लस वाई जे कैप है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर है डी एक्स आई कैप है, डी वाई जे कैप है। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर डी आर होता है वो डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप इस तरह से लिखा रहता है। तो आपका जो क्लोज इंटीग्रेशन है ए डॉट डी आर, ये असल में कितना आया है, ये क्लोज इंटीग्रेशन आ गया एक्स माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई। आप देखो, अब यहाँ से इस इंटीग्रेशन को हम ग्रीन थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन सरफेस को इन्वॉल्व ना करें, रीजन को हम, चूँकि ये दो कर्व हैं हमारे पास, इनको इन्वॉल्वमेंट लेना है, तो चलो इसको हमें सॉल्व करना है। ये हमारे पास है, तो हमारा जो टोटल पाथ है उसमें दो हिस्से होंगे। पहला तो पाथ P1 होगा, तो x माइनस वाई
डी एक्स एक्स प्लस वाई डी वाई, ये पाथ P1 पर है ना, ये पाथ P1 पर है। उसके बाद इसमें दूसरा हिस्सा हो जाएगा पाथ P2 का, तो x माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये पाथ हमारा P2 हो जाएगा। ठीक है। फर्दर इसमें कुछ और तो कुछ बातें दी नहीं गई हैं। अब समस्या यहाँ पर एक चीज़ होगी कि क्या किसी तरह से हम कोऑर्डिनेट जीरो, तो चलो ये तो 0 0 होगा, क्या हम इसके बारे में कुछ निकाल सकते हैं कि जो पॉइंट ए होगा इससे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पॉइंट ए जो होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं? अब देखो वो ऐसा कौन सा स्थिति होगी कि जब वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्स बराबर हो जाए, क्योंकि जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वही जगह है जहाँ दोनों कर्व सेम है, दोनों सब सेम वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। तो आप ध्यान सोचो, ये तभी हो सकता है कि जब x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 1 हो। जैसे x की वैल्यू 1 होगी तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेटिस्फाई ये भी हो जाएगा, और y स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी तो 1 इज इक्वल टू 1, सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब जहाँ ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पोजीशन उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 1। ये हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब अपने लिमिट्स रख रहे होंगे तो उस लिमिट्स में हमको ये काम करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है, हमें मतलब मजबूरी क्या, ये हमारी आवश्यकता होगी। तो अब आप लिखते हैं फॉर फर्स्ट पाथ, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। फॉर फर्स्ट पाथ, मेरे ख्याल से ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार के लिए ज़रूर से आप इसको रखिएगा। फर्स्ट पाथ के लिए है, फर्स्ट पाथ ये देखो भाई बच्चा हमारा हरे रंग वाला है ना, तो हरा रंग जो है ये है y जो बराबर एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन है। तो फॉर फर्स्ट पाथ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि डी वाई बराबर हो जाएगा 2x dx एंड ठीक है, तो डी वाई बराबर 2x dx हो जाएगा। तो आपके पास P1 x माइनस वाई डी एक्स प्लस x प्लस वाई, अच्छा वाई की जगह पर हम एक्स स्क्वायर रख देते हैं, तो यहाँ पर भी हम रख देंगे यहाँ पर भी हम रख देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रख देंगे एक्स स्क्वायर, और डी वाई की जगह पे क्या रख देंगे 2x dx। देखो जो नई चीज़ें हमने ट्रांसफॉर्म की वो लाल रंग से दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, है ना। अब सारा वेरिएशन dx के टर्म में आ गया, यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है, सब x हो गया। तो ज़रा इसको कुछ मैनेज कर लेते हैं, बड़ा फैला फैला लग रहा है। तो पाथ P1 है, हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 2 आगे कर दे x कर दे dx। अगर dx है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है? 0 से 1 तक चेंज हो रही है, तो यह आपका हो जाएगा 0 से लेकर के 1 तक। अब यहाँ खोल दे सबको, x टाइम dx माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 2x स्क्वायर, देखो ये 2 है, ये x से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 2x क्यूब, और ये सब कुछ बाहर जा कर के dx। तो इसको dx यहाँ कर दें और dx यहाँ कर दें, एक्स स्क्वायर dx 2x स्क्वायर dx। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 से लेकर के 1 x dx, ये हो जाएगा प्लस देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर dx प्लस 2x क्यूब dx, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1 प्लस 2x की पावर 4 बाई 4 0 to 1। तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस 0 प्लस 1/3 1 माइनस 0 प्लस 1/2 1 की पावर 4 माइनस 0। तो यहाँ हो गया हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/2 जाएगा 1 प्लस 1/3, यानी कि 4/3। ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। पहले कर्व के लिए ये हमारा मसला हल हो गया। चलिए दूसरे कर्व के लिए हम बढ़ते हैं। दूसरे कर्व के लिए क्या होगा? फॉर सेकेंड कर्व
फॉर सेकेंड कर्व x क्या था भाई, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो dx बराबर 2y dy। तो हमारे लिए P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 की वैल्यू में आपके पास ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि x माइनस वाई था ना, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई और dx की जगह पे 2y dy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी वाई। ठीक है, तो और चलो P2 रखते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर बाहर डी वाई, फिर यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई प्लस वाई डी वाई। वाई की वैल्यू कहाँ से वेरी करें, 0 से लेकर 1 तक, तो ये हो जाएगा 2y क्यूब डी वाई माइनस 2y स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस वाई डी वाई। तो 0 से लेकर के 1 तक ये हो जाएगा, देखो 2y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, तो बचेगा माइनस वाई स्क्वायर। तो चलो यहीं लिख ही देते हैं, 2y क्यूब डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई 0 से 1 y डी वाई 0 से 1। ठीक तो लग रहा है। 2y की पावर 4 लिमिट 0 से 1 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 0 से 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 0 से 1, तो जाएगा 1/2 y की पावर 4 0 से 1 1/3 y की पावर 3 0 से 1 1/2 y की पावर 2 0 से 1। So this is half 1 minus 0 minus 1/3 1 minus 0 plus 1/2 1 minus 0, this is half minus 1/3 plus half, and ये क्या हो जाएगा भाई, ये जाएगा 1 minus 1/3, तो 3 minus 1 2/3 2/3। I hope everything is okay. I made a big mistake. Let me show you. I made a big mistake. क्या मिस्टेक हुई है जरा देखें। मिस्टेक हमने लिमिट रखने में कर दी है। जरा देखें, इसको मैं फिर से ठीक कर रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ चुकी हो गई मिस्टेक, तो इसको, क्योंकि ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, वेरी ऑब्वियस है। आप 0 0 थे ना, तो पाथ P1 जो था वो था 0 से 1 तक जाने वाला, और पाथ P2 जो था वो था 1 से 0 तक आने वाला। तो लिमिट जो होती है हमारी वो होती जहाँ शुरू हो रहा है, तो शुरू हो रहा है 1 से, ख़त्म हो रहा है 0 से। तो जो मैंने ये लिमिट रख दी है 0 से 1, ये गड़बड़ है, क्योंकि 0 से 1 तो लिमिट ये दिशा दिखा रही है, जबकि हम P2 की दिशा उल्टी है, तो हम 1 से 0 आ रहे हैं। तो आपको प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसको 1 से 0 करना है, इसको 1 से 0 करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये 1 से 0 हो जाएंगी, ये 1 से 0 हो जाएंगी, ये 1 से 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पर जब आप रखोगे, इसको मैं फिर से कर दे रहा हूँ, इसको मैं फिर से कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ 0 माइनस 1 माइनस 1/3 0 माइनस 1 प्लस 1/2 0 से -1। ये सारी ये जो यहाँ के बाद सीधे हम लोग यहाँ आए हैं, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर, तो क्या हो गया, हाफ माइनस हाफ, फिर ये प्लस 1/3, फिर ये माइनस हाफ, तो जाएगा 1/3 -1, तो माइनस हाफ -1, तो ये कितना हो जाएगा, 3, 1 में से -3, तो -2/3 ये हो जाएगा, -2/3। तो अब क्या हो गया, तो टोटल जो आपका पाथ पर होगा A.dr
वो कितना हो जाएगा, पहली वैल्यू निकाली थी पाथ P1 के लिए 4/3, ये P1 के लिए थी, और P2 के लिए कितना हो जाएगा -2/3, ये P2 के लिए है। तो कुल मिला के 4/3 -2/3, सो दिस इज़ 2/3। तो आपके पास वो जो लाइन इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा +2/3। तो इस तरह से हम इसका लाइन इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। अच्छा हुआ ये गलती हो गई, क्योंकि ये गलती ऑब्वियस सी गलती है और हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, जैसे हमसे हुई। तो आपको ये गलती ध्यान में रखनी है। पाथ, अब ये जो गलतियाँ मुझसे हो रही हैं मुझे थोड़ा सा कॉन्शियस रखना चाहिए, क्योंकि वो डायग्राम नहीं है। आप जब कॉपी रखिएगा तो डायग्राम को वहाँ पर अपने सामने रखिएगा, ताकि आप जो है वो लिमिट को बार बार चेक करते रहें, लिमिट को आप बार बार देखते रहें। तो इस पाथ पर ये लिमिट 1 से 0 की तरफ जा रहा हो, इस पाथ पर 0 से 1 की तरफ जा रहे हो इस पाथ पर। तो इस तरह की गलतियाँ फिर आपसे नहीं होंगी, कोशिश करिएगा और ध्यान रखिएगा इस तरह की गलती को आप, चूँकि ये आपने देखा है, इसका डिस्कशन सुना है, तो इस चीज़ को आपके कॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में आपके पास रहेगा। चलिए ठीक है, इतना काफ़ी है। तो मोटे मोटे तौर पे मुझे लगता है कि आप लोगों ने बेसिक जो तरीका है वो तो सीख लिया होगा, कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन, वेरीफाई वाले क्वेश्चन, लाइन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन करते हैं। कोई अजीब किस्म का अगर आपके पास फंक्शन दिख जाए, हालांकि इसके चांसेस कम है, दिख जाए तो घबराना नहीं। सबसे पहली बात, घबराना नहीं है। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को करो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन बनाने की कोशिश करो, लिमिट चेक करने की कोशिश करो। ये सब जब करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आप क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली हल करते हुए चले जा रहे हो, अगर आपने अपना पैनिक नहीं हुए तो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं आने वाली क्लासेस में, कुछ और टॉपिक इस तरह से डिस्कस करेंगे।